स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके बेस में हम यूज कैसे करेंगे चीजें सॉल्व करने के लिए। उसके आगे और भी टॉपिक्स, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना अभी तक हो गया उसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। जैसे यहाँ पे हमें बोला है कि ये एक सिंपल फिक्स सपोर्ट है और वहां से ये एम ब्लॉक या एम कुछ भी मास है वो बांध रखा है दो रस्सियों से, कि दोनों टेढ़ी रस्सी हैं। जैसे यहाँ से एक चीज लटका रखी है और यहाँ पे लटकी हुई है वो चीज, और हमें इसका जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है, क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। कि अगर हम टोटल फोर्स देखें तो वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब टोटल फोर्स जब हम लेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे या सब कुछ एक साथ कर सकते हैं? हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे कि जितना फोर्स सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में है वो जीरो हो, जो सारा का सारा फोर्स वाई डायरेक्शन में है वो भी जीरो हो जाए, और अगर जेड भी है तो जेड भी जीरो हो जाए। अभी आप लोग के केस में सिर्फ 2D सिस्टम है तो इसका कोई रोल नहीं। अब इसका मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ से हम यहाँ पे हमने बांध रखी एक चीज रस्सी से, अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है तो ना तो ये रस्सी टूटेगी, ना ये जो भी वेट है वो हिलेगा, ना फिक्स रहेगा ये सब ऐसे एज इट इज। यस मैम। तो ये वही सिचुएशन। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ से इसको मूव करवाते तो वो इक्विलिब्रियम केस नहीं होता, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम केस है। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो सबसे पहले हमने ये मास एम लिया, उसका डाउनवर्ड वेट बना दिया mg। अब वो तो वेट डाउनवर्ड वर्टिकली लगना था। अब इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे? तो देखो, जब हमने रस्सी से ऐसे बांधा हुआ था इस मास को, तो ये जो मास है इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर ये रस्सी क्या उसको अपोज करेगी कि नहीं मेरे को नहीं खींचना है। इसीलिए जो टेंशन हुई है वो दोनों साइड ऊपर की तरफ हुई, उसे बैलेंस करने के लिए। ये क्लियर है? यस मैम। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो टेंशन बनी, T1 और T2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं मान लेती हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाली वाई डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा? रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ T1 को करना पड़ेगा, T2 को, या दोनों को? दोनों को। हमें दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जो टेंशन है थोड़ी टेढ़ी लगी थी, डायरेक्टली सीधी ना वाई में जा रही है ना एक्स में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये मेरी एक्स वाली डायरेक्शन हो गई और ये वाली है वाई। तो जब मैं T2 और T1 को रिजॉल्व करूंगी, जब मैं T2 को रिजॉल्व करूंगी, मैं 1 2 3 4 T2 के कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ आएंगे ये बताना है आप। 1 और 2। 1 2 1 और 2 पे आएंगे, है ना? 1 वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T2 cos थीटा। T2 cos थीटा। T2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा लगा हुआ है। और 2 वाला T2 sin थीटा। T2 sin थीटा। अब जब T1 को रिजॉल्व करेंगे तो कहाँ कहाँ कंपोनेंट्स आएंगे? सेकंड एंड थर्ड। थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड पे। तो वो बना देते हैं। और थर्ड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 T1 cos cos अल्फा। अल्फा। T1 cos अल्फा। और सेकेंड वाला T1 sin T1 अल्फा। sin अल्फा। T1 sin अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यह कंडीशन इक्विलिब्रियम की थी जिसमें टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए था, पर अभी फिलहाल हमें बहुत सारे फोर्सेस दिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तो क्या बोलोगे आप? एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से T2 cos थीटा आई कैप। T2 cos थीटा आई क्या? और
और प्लस T1 cos अल्फा प्लस T1 माइनस आई कैप। माइनस, ये हमारा पॉजिटिव एक्स में लग रहा है और ये वाला नेगेटिव एक्स में लग रहा है। अब हमारे पास कंडीशन है कि जब इक्विलिब्रियम है तो टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन के 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी फोर्सेस हम सबको ऐड कर देते हैं। तो एक फोर्स तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मुझे सीधा पॉजिटिव लिख दिया, दूसरे को जब ऐड करेंगे वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा माइनस T1 cos अल्फा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। और इनको ऐड करके क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे? 0। 0 होनी चाहिए। तो एक कंडीशन मेरे पास यहाँ से आ गई। अब अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पे? T2 sin T1 theta और T2 sin T1 alpha। sin अल्फा T1 sin alpha। करेक्ट। और mg भी है। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ये T1 और T2 लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन T2 और T1 लग रहे हैं, वो तो अलग बात है, इस सरफेस से नॉर्मली लगता है। वो नॉर्मल रिएक्शन देने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट होना चाहिए ना कुछ सरफेस से। यस मैम। ये तो यहाँ हवा में लटक रहा है, इसीलिए, और जो ग्रेविटी है उसको कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये तो इसे नीचे की तरफ खींचेगा ही। क्लियर है सबको? यस सर। यस मैम। अब वाई डायरेक्शन के भी फोर्सेस को ऐड करेंगे, तो कौन कौन से फोर्स लगे थे हमारे पास? T2 sin थीटा, T1 sin अल्फा और mg। अब आप मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बताते जाओ वैल्यूज जो ऐड T2 कर। sin थीटा j कैप प्लस D1 sin अल्फा j कैप माइनस mg। मैं यहाँ पे जे कैप इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि हम सारे वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सारे वाई वाले फोर्सेस लिख। पर देखो ये जो पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे थे उनको पॉजिटिव ही लिया है, और जो नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा था उसको नेगेटिव। तो इससे मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, और ये कंडीशन किसकी है? इक्विलिब्रियम की। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज होती कि अल्फा क्या है, थीटा क्या है, और मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का मास होता, तो मैं इजीली टेंशन कैलकुलेट कर सकती थी। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? एक बेसिक ऑब्जेक्ट का कैसे पूरी इक्वेशन बनानी है इक्विलिब्रियम के केस। इसमें किसी को डाउट है प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। अब हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 blocks are suspended by a light string as shown in the figure below। लाइट स्ट्रिंग का क्या रूल है यहाँ पे? लाइट क्यों लिखा टेंशन हुआ है? प्रोवाइड करना। टेंशन तो प्रोवाइड करेगी, लाइट क्यों लिखा हुआ है? कि हल्की है वो, उसका मास नहीं लेना है कहीं पर, उसका मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कि ये जो T1 है, ये T1 क्या है? टेंशन है। यस मैम। तो हमें इस टेंशन की वैल्यू बतानी है कि फर्स्ट वाला जो टेंशन है वो कितना है। तो इसको पहले समझो कि अगर मेरे पास सिर्फ ये फर्स्ट वाला मास होता, तो ये मास इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो ये T1 कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, यहाँ पे T1 लगेगा। यस मैम। यस मैम। और इस मास के कारण इसको अगर मैं बोलूं M1, तो डाउनवर्ड M1g वेट लगेगा, है ना? यस मैम। अब क्या करता है, नेक्स्ट बॉडी को भी बना देते कि अब मैंने इसके साथ एक और वेट लगा। अब जब रस्सी ऊपर से बंधी हुई है और नीचे से भी बंधी हुई है, तो ये वाला मास जो नीचे वाला, ये चाहेगा कि मैं रस्सी को नीचे खींचूं, पर ये जो ऊपर वाला मास है ये चाहेगा कि मैं इसको ऊपर की तरफ पकड़ के रखूं। यही चाहेंगे दोनों। यस मैम। तो अब ये वाला जब चाह रहा था कि वो नीचे की तरफ खींचे, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। सिमिलरली ये वाला जब चाह रहा है कि वो रस्सी को ऊपर बांध के रखे उस पॉइंट से, इधर से, तो हमारे पास एक टेंशन नीचे की तरफ भी लग रही है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको T2 बोल रही हूँ तो ये भी टेंशन T2 हो गया, तभी इक्विलिब्रियम का केस है यहाँ पे Yes, ma'am. कि Yes, जितना ma'am. नीचे खिंचाव हो रहा है उतना ही ऊपर हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक और ब्लॉक को बना। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड मास आ गया उसका डाउनवर्ड वेट M2G हो जाएगा। अब फिर से ये वाला ब्लॉक इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा और ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। T3 ये नीचे भी लग रहा है और ऊपर भी लग रहा है ताकि इक्विलिब्रियम। अब इसके अलावा एक और फोर्स बनेगा, हाँ कौन सा रह गया अभी तक? Weight. M3G. करेक्ट, नीचे वाले का फिर से वेट M3G। अगर ये तीनों ना ब्लॉक्स जुड़े हुए होते, ये वाला ये वाला ये वाला, तो मैं इनका टोटल वेट करके फिर mg लगती, पर यहाँ पे तीनों के बीच में गैप आ गए, स्ट्रिंग आ गई, इसलिए अलग अलग वेट ले। अब यहाँ पे अगर मैं इसको, ये M3G नीचे लग रहा है, तो ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6, हमारे पास यहाँ टोटल 6 फोर्सेस लगे। अब एक एक करके नीचे से शुरू करते हैं। अब नीचे से क्यों शुरू कर रहे हैं, हमारे पास फिर से इक्विलिब्रियम का केस है, तो जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा। ये जो लास्ट ब्लॉक है 4 kg वाला, उस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बताओ? 4 into 9.8. 4 into 9.8 इतना ही लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि ये जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू, या फिर अगर हम बात करें जो थर्ड मास था वो इंटू जी कर रहे हैं, 4 इंटू 10। और ये नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसके ऊपर? T3. T3 लग रहा है ऊपर की तरफ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको मैं T3 के बराबर लिख सकती हूँ, तो T3 की वैल्यू क्या आ गई? 40. 40. 40 आ गई। तो हमने लास्ट से सॉल्व किया तो T3 की इजीली आ गई। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो उसपे कौन कौन से फोर्स लग, M2G और M2G. T3. M2G लग रहा है और T3 भी उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, यही लग रहा है। Yes, ma'am. तो अब ये तो डाउनवर्ड हो गया कि मैं इस वाले को ले रही हूँ जो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, ये M2G भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं ऊपर कौन सी चीज खींचने की कोशिश कर रही है। T2. ये वाला T2 कर रहा है उसे ऊपर खींचने की कोशिश, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैंने ये लिख दिया। अब मेरे पास मास है सेकंड का, T3 भी है, G की वैल्यू भी है, T2 निकाल सकती हूँ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सब लोग कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। 55. 55. 55 आ गया सबका, देख लेते हैं। हमने बस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास रखना है 1.5 इंटू 10, T3 40 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 40 55। और टेंशन की यूनिट क्या होगी? Yes, ma'am. टेंशन की यूनिट क्या होगी? Newton. न्यूटन। करेक्ट। अब हमारे पास ये दोनों ब्लॉक्स हो गए, ये ऊपर वाला एक रहे। अब इस पे बता दो डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? M1G और T2 T2. और MNG. M1G लग रहा है एक तो उसका मास, और ये T2G उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर वाली डायरेक्शन में T1. T1. तो अब हमें T1 कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में। T1 कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू आ रही है? 70. 70 Newton. 70 न्यूटन। फिर से 1.5 मास है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 55 सेकेंड टेंशन आई थी, और टोटल बन गया 70 विच इज इक्वल टू T1। इसमें किसी को डाउट है? No, No, ma'am. हमने बस क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले इनको एक एक पीस में लेते थे, जहां से फिक्स्ड है वहां से आप ज्वाइन करते थे। फिर देखो कि इसको तो सिर्फ एक वायर ही नीचे खींचे तो हमने एक टेंशन बना दी। फिर अगले का केस लो, तीसरे का केस। उसके बाद जो वैल्यूज पता है, जहां से आपको लग रहा है कि भाई मिनिमम कंडीशन लग रही है, जैसे यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहे, तो मैंने इससे स्टार्ट करा। अगर मैं इस वाली से स्टार्ट करती तो मेरे को T2 तो पता ही नहीं है, तो T1 कैसे कैलकुलेट करें? इसलिए हमेशा
हमेशा जो है छोटे वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, sir. अब हमारे पास यहाँ फिर से क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड सपोर्टेड बाय अ पुली एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that both the blocks are in equilibrium। हमें इस मास की वैल्यू बतानी है जिससे ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इक्विलिब्रियम का केस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? M total Net force external force zero है। 0. एक्सटर्नल फोर्स टोटल 0 है। और अगर पुली के केस में देखूं तो ना तो ये वाला ऊपर जाना चाहिए ना नीचे आना चाहिए, ऐसे ही हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये दोनों अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गए कि ना नीचे का कोई फोर्स लग रहा है ना ऊपर का कोई फोर्स लग रहा है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो इस ऑब्जेक्ट का मैं वेट बना सकती हूँ। Yes, ma'am. वो किधर लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा वेट? Downward. Downward. First डाउनवर्ड। case. तो मेरा एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाले का m1g। ऐसे ही दूसरे वाले का भी डाउनवर्ड लगेगा mg, ऐसे ही लगेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा वरना तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकती। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे दो, एक इधर बना सकते हैं और एक इधर बना सकते हैं। मैं ऐसे ही क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी कि इंक्लाइन सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को इस सरफेस के साथ में लेते हैं और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर लेते हैं। याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये वाली हमारी हो गई एक्स वाली एक्सिस और ये वाई वाली, उसके दो कंपोनेंट। ऐसे इस मास के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसे और एक ये वाला। अब आपको बताना है थीटा यहाँ पे है या यहाँ पे, राइट या लेफ्ट? Left. मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ये कंपोनेंट है, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, Right side में. राइट साइड में आएगा। याद रखो सेम ट्राइंगल पे नहीं आएगा, उसकी अलग वाली साइड है वहां पे आएगा, ऐसे आप कर सकते। तो ये वाला हो गया 60 डिग्री और इसमें हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये हो गया 30 डिग्री। इसमें किसी को डाउट है? Ma'am. Ma'am. तो अगर मैं आप लोगों से कंपोनेंट पूछूं तो ये √3 kg वाला जो मास है उसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? √3 sin theta. देखो Sin हमारे 60. पास m1g था, मैं अभी m1g के टर्म्स में लिखती हूँ, m1g sin 60 डिग्री हो जाएगा Yes, ma'am. कि m1g नीचे की तरफ लग रहा था, इसी को दो पार्ट में तोड़ा है तो इसी के साथ वो एंगल लगा। समझ आ रहा है ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसी तरीके से इसका ये जो y वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा m1g cos 60। अब अगर मैं सेकेंड मास के लिए पूछूं तो y x वाला कंपोनेंट क्या होगा? M sin MG 30. 30. mg sin 30 और y वाला कंपोनेंट MG cos 30. MG cos 30 degree. cos 30। अब हमें पता है, देखो इसके ऊपर अगर ये मासेस मूव कर रहे हैं तो ये तो हमें पता ही है कि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। ये मूव कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जा सकते हैं इसके ऊपर, कि या तो हो सकता है ये नीचे चला जाए या हो सकता है ये वाला नीचे चला जाए, यही पॉसिबिलिटीज है पुली पे। तो Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो अब अगर मैं देखूं तो वो तो ये दो फोर्सेस कर पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला। पर अगर आप मानो कि आपके पास यहाँ पे कैसे ये वाली पुली, जितना आप इधर से खींच रहे हो उतना ही अगर आपका फ्रेंड उधर से खींचे तो क्या कोई मूवमेंट हो रही है? No, ma'am. No, ma'am. तो इससे क्या होना चाहिए यहाँ पे, दोनों इक्वल होने चाहिए. दोनों इक्वल होने चाहिए। कौन से दोनों इक्वल होने चाहिए? MG sin 60 degree और MG sin 30 degree. करेक्ट। ये जो रस्सी है इसको नीचे की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है, ये वाला, और इस साइड वाली रस्सी को ये वाला फोर्स खींच रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए फिर रस्सी खींचेगी नहीं,
ये सेम ही पोजीशन पे रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये होना चाहिए कि m1 था हमारे पास √3g sin 60 इक्वल्स टू m हमें नहीं पता है sin 30 डिग्री। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताओ m की वैल्यू क्या है। g तो कैंसिल 3 kg. कि हमारे पास एक आंसर आ गया है 3 kg। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सब लोग ट्राई करो। Ma'am, 3 kg. 3 kg आ रहा है। बाकी लोग भी देख लो जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है। राइट साइड मास रह गया और sin 30 की वैल्यू बन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। तो मास इक्वल्स टू 3 kg। कि अगर मेरे पास ये मास है तो ना तो ये वाला मास, कोई जो दोनों मासेस है वो बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 blocks are kept in contact as shown in the figure. Find the forces exerted by surfaces, floor and wall on the blocks and the contact forces between the blocks. कि यहाँ पे मेरे पास ये 2 ब्लॉक्स रखे हुए थे, उनका मास है 10 kg और 20 kg। हमें बताना है कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इनके ऊपर। ये फ्लोर कौन सा फोर्स लगा रहा है, या अगर यहाँ पे मैं इस वॉल के लिए पूछूं तो वॉल कितना फोर्स लगा रही है। और इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे बने हुए, एक ये 100 न्यूटन लेफ्ट साइड से लग रहा है और ये जो है 50 न्यूटन ये ऐसे टेढ़ा लग रहा है। समझ आ रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो हमें जब भी ऐसा सिस्टम बनाना है, पहले दोनों मासेस के डायग्राम्स बना सकते हैं, एक का लेना एक बार, एक का लेंगे. एक बारी में एक का लेना। तो सबसे पहले हम ये 10 kg वाला ले, मैंने यहाँ लिख दिया 10 kg। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे आप बताते जाओ। mg डाउनवर्ड. mg लगेगा डाउन, करेक्ट। एक रिएक्शन एक अपवर्ड. रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, एन ए। इसके अलावा 100 Newton 1 लगेगा. न्यूटन. 100 न्यूटन लग रहा है इस साइड से ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बी लगा रहा है मैं ए पर. बी क्योंकि उसके साथ लगा हुआ था तो बी भी कुछ ना कुछ यहाँ से फोर्स लगा रहा है। ये क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट का हो गया, अब दूसरे का भी ऐसे कर सकते हैं। पर दूसरे का करते वक्त ये ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा 50 न्यूटन का फोर्स है। क्या मैं इस 50 न्यूटन को डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मोस्टली फोर्सेस यहाँ पे मेरे पास या तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो मैं इन्हीं को एक्सिस मानूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्स एक्सिस हो गई है वाई। तो इस फोर्स को भी मैं 2 पार्ट में तोड़ सकती। अब एक फोर्स जो ऐसे लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 sin 30 degree. 50 साइन 30 डिग्री। देखो जो एंगल है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ। अच्छा, अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा अगर कि एरो कैसे बना, तो इमेजिन करो कि मेरी एक्सिस यहाँ पे हो, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट देखूं तो 50 साइन 30 ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, वही मैंने बस नीचे बना दिया किस ब्लॉक के पास देखने। ऐसे ही इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 50 cos 30 degree. 50 cos 30। इसमें प्लीज बता दो अगर किसी को डाउट है। No, ma'am. Ma'am. अब मेरे पास ये सेकेंड बॉडी का मास है 20 kg। अब एक एक करके बताते जाओ इस पे क्या क्या फोर्स। m2g. mg डाउनवर्ड में सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो m2g लिख दिया। और Normal reaction nb.
नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है, सेकंड वाले पे एन बी लिख दिया। ए लगा रहा है बी पर। ए लगा रहा है बी पे, इस तरफ बना दिया हो तो। और मुझे 15 न्यूटन लग रही है सोल्व करके। क्या लग रहा है? 50 sin 30 डिग्री 50 cos 30 डिग्री। 50 साइन 30 डिग्री 50 कॉस। तो साइन वाला इस तरफ से लग रहा था तो इधर बना दिया 50 साइन 30 डिग्री, और कॉस वाला नीचे लग रहा था तो हमने ऐसे बना दिया कि मेरे पास यहाँ पे है 50 कॉस 30 डिग्री। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसके अलावा आपने एक फोर्स मिस कर दिया है, कौन सा फोर्स है ढूंढो। वॉल लगा रही है वो। करेक्ट, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है दीवार के साथ कांटेक्ट में, तो ये जो वॉल है ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी इस पे। इसको लिख देती हूँ, फोर्स ऑफ वॉल। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब जब मेरे को एक एक करके इन सबकी वैल्यूज पता लगा, तो पहले तो ये बताओ कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं पहले, हम कौन सी चीज निकाल सकते हैं सबसे इजी? इसमें तो बहुत इजी है, हमारे पास या NBA। कंडीशन इक्विलिब्रियम के, ये ध्यान रखना। तो एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा और वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 100 न्यूटन NB। 100 और एनबी। 100 वाला पॉजिटिव है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस का कैसे लिख दूं मैं? यस मैम। तो इससे मेरे पास एनबीए की वैल्यू क्या आ गई? 100। 100। और हमें पता है जब यहाँ अंदर इन दो सिस्टम की बात करूं, तो जितना ये फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स लगाता है ना ये भी इस पर। ऐसे ही होता है कि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में और कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो जितना फोर्स भाई ये 10 kg वाला उस पे लगा रहा है उतना ही ये लगाएगा इस पे। तो इसकी भी वैल्यू 100 आ गई ना? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला। अब ये एन ए बचा है, इसके लिए वो कैसे निकालेंगे? M1G के इक्वल वाई करके। वाली। एन ए इक्वल्स टू M1G, या फिर वही डायरेक्शन। तो यहां से एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। एन ए की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो मास यहाँ पे 10 है और जी की भी वैल्यू 10, तो 100 उसकी भी वैल्यू होगी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, 20 kg वाला। अब इसमें आप कोई सा भी बता सकते हो। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? NAB और 50 sin 30 डिग्री। एन ए बी और 50 साइन 30 डिग्री, बस F बार लगाई है। एफ बॉल लग। तो ये एन ए बी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। 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 और 50 साइन 30? नेगेटिव। नेगेटिव। और एफ ऑफ बॉल? नेगेटिव। तो अगर मेरे को एफ ऑफ बॉल निकालना है तो इसको 0 की राइट साइड ले जाऊंगी, पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखे, 30 दे रखा है, 50 दे रखा है, 100 दे रखा है। बताओ कितना फोर्स लगा दिया है बॉल? 75। 75। 75। 100 माइनस 50 साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करो, यहाँ से 25 आ जाएगा, और 100 माइनस 25 75 न्यूटन। क्लियर है सबको? यस मैम। अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? NB और और M2G। एनबी M2G और 50 cos 30। अब इसमें से पॉजिटिव वाला कौन सा NB। MG2। है? एम MG2 है पॉजिटिव, सही मैं था। NB। एनबी है, देखो एनबी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यस मैम। तो वो वाला पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पे ध्यान दो, एनबी भी नहीं पता है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, M2G माइनस 50 cos 30 डिग्री।
अब यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट का मास पता है, g पता है, cos के साथ वाला एंगल भी पता है, तो ये n भी निकाल सकते हैं। यस मैम। जिसमें तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 20 इंटू 10 माइनस 50 इंटू cos 30 कितना हो जाता है? √3/2। √3/2। तो यहाँ से कैलकुलेट करो कि NB की वैल्यू क्या आ रही 225√3 कि 25√3, तो बस यहीं से नहीं आ रही है वैल्यू, टोटल वैल्यू कैसे आ रही है? 225√3 225√3। अगर हम यहाँ पे देखें तो 225√3 कैसे आ रही है सौरभ? मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, ये तो हो गया 200। इनको अगर मैंने सॉल्व किया तो 25√3 हो गया। आप इनको कैसे ऐड कर रहे हो? डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस √3, 2√3 हो जाता है। पहले इस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालनी है। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 1.732। तो उसको पुट करके वैल्यू निकालो, 25 इंटू 1.732, ऑलमोस्ट 250 के आसपास आएगा, क्योंकि 25 टू जा क्या 245.5। 245.5 आ रही हमारे पास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे √3 की वैल्यू की कैलकुलेशन अगर आपने अप्रोक्सीमेट कर दी होगी तो उससे होगी। ये आया सबका अराउंड 240 के आसपास आ रहा है सबका। यस मैम। 243.3 243.3 आ रहा है। एक यस बार मैम। ठीक है, सरिता आपने कितने डेसिमल लिए? 1.7 तक लिया मैंने। हाँ, तभी वो आंसर थोड़ा सा डिफलेक्ट हुआ। तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास सौरभ ने दिया है 243.3। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। मैम। No. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से, टू ब्लॉक्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस 100 न्यूटन फोर्स ईच एज शोन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। कि हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक से 5 kg और 20 kg का, और यहाँ पे इनको 100 न्यूटन फोर्स दो तरीके से मिल रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, और हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ये वाला ब्लॉक। तो पहले तो ये बताओ, क्या इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग होगा या सेम? Same. सेम होगा। सब लोग प्लीज आंसर करो कि क्या इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा? Ma'am, same. सेम होगा। अगर दो कोई चीजें चिपकी हुई हैं और फिर वो चलने लगी तो वो दोनों एक सेम ही एक्सेलरेशन से चल रही है, कि पहले तो दोनों ही रेस्ट पे थी, अब वो साथ में चल रही। तो एक्सेलरेशन इसका भी ए है और इसका भी ए। पर अभी हम सॉल्व करने के लिए दोनों को पहले अलग अलग करें। तो 5 kg वाला यहाँ पे है, तो इस पे आप लोग बताते जाओ फिर से कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एनजी mg mg डाउन और नॉर्मल n1 नॉर्मल n, और क्या लग रहा है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन 100 न्यूटन लग रहा है इस तरफ से। इसके अलावा कोई? मैं 20 kg लगा रहा है इस पर। करेक्ट, ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो भी लगा रहा है इस पे N2 पर। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब दूसरे ब्लॉक पे चल, तो इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फिर से किसी एंगल पे है तो इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक इस तरफ एक इस। ये जो नीचे वाला है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 sin 30 100 साइन 30। और ऊपर वाले की 100 cos 30 100 degree cos. 30। तो यहाँ पे मेरे पास अब इस पे फोर्सेस बनाते हैं सर, फिर से बताते जाओ। mg एमजी डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन n2 N2 ऊपर की तरफ, 100 कोर्स जो a लगा रहा है
जो ए लगा रहा है इसके ऊपर, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट। इसके अलावा 100 cos 30 degree. 100 cos 30 डिग्री ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है. नीचे आ रहा है, तो आप चाहे वहां पे बना लो या यहाँ पे बना लो, एक ही चीज है। और ये 100 sin 30 राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है? Left. ये समझ आया सबको? Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम केस होता है, तो मैंने कहा था टोटल फोर्स जितना भी होगा वो सब इक्वल होके 0 हो जाएगा। उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि मूव करने के लिए तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। यस मैम। Yes ma'am. पर यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम का केस है? No, ma'am. No ma'am. ये इक्विलिब्रियम का केस नहीं। पर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कौन सी तरफ मूव करेंगे, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट? Left right. सिर्फ लेफ्ट राइट मूव करें। तो हम अगर बात करें एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अगर मैं लिखूं तो वो नहीं है, पर वाई वाली में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तभी वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो वाई वाले में अभी भी इक्विलिब्रियम। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes ma'am. Yes, ma'am. अब मेरे को ये बताओ कि राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा है या लेफ्ट साइड? अगर ये ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव करने लग रहे हैं तो राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा है या लेफ्ट साइड वाला? Right side वाला. राइट साइड। जैसे छोटे से एग्जांपल लेके करते हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बॉल ले रही हूँ और इसमें यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 2 न्यूटन लग रहा है, तो बॉल इस साइड मूव करेगी। Yes ma'am. यस मैम। और मान लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन ए, तो 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इक्वल्स टू एम ए लिख सकती हूँ कि ये जो फोर्स था राइट साइड वाला, उसमें से अगर लेफ्ट वाला माइनस किया, उसके बाद जो कुछ भी 3 न्यूटन बचा, उसके कारण हमारी बॉडी एक्सेलरेट हुई। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम। अब वही चीज यहाँ पे यूज करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट। हमें पता है दोनों का एक्सेलरेशन ए ही है, इसका भी ए है और इसका भी। जब बैलेंसिंग की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया कि जो राइट साइड वाला फोर्स है तभी वो राइट साइड मूव कर पा रही है, अगर वो ज्यादा। तो यहाँ पे राइट साइड कौन सा फोर्स जा रहा है? अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो राइट साइड कौन सा फोर्स जा रहा है? 100 Newton. 100। तो राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड कौन सा आ रहा है, बताओ? 100 sin 30। N21 ही आ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट में। N21 आ रहा है ना, सबको दिख रहा है ये? Yes ma'am. Yes. तो इक्विलिब्रियम का केस था, तो तब ये मूव नहीं कर रही थी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एक फोर्स बच रहा है जो उसे राइट साइड लेके जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ये समझ आया सबको? Yes ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पे मेरे पास मास भी गिवन है 5, मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू ए। अब ऐसे ही सेकेंड बॉडी की बात करें तो इसमें भी अगर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन देखें तो राइट साइड कौन सा फोर्स जा रहा है? N1. N12 जा रहा है। और लेफ्ट साइड वाला 100 sin 30 degree. 100 sin 30। अब क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा? No. मैम। इसमें भी हमारे पास कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन बचेगा। यहाँ पे मास है 20 और एक्सेलरेशन ए लिख दिया फिर से दोनों की। अब यहाँ पे हमें ये 2 इक्वेशंस मिल गई है, इनमें से वो कौन सी चीज है जो इक्वल है? एक तो ये ए इक्वल है, और भी कुछ इक्वल हो सकता है? N21. करेक्ट, N21 और N12। ये जो अंदर से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes या ma'am. फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे, कुछ भी है, जो इंटरनल कांटेक्ट है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पे है। तो जितना ये लगा रहा है उतना ही ये भी लगा रहा होगा। वो भी ऐसा नहीं है कोई बाहर से एक्स्ट्रा लगवा रहा है, ये इंटरनली लग रहा है। अब
तो मेरे पास यहाँ पे भी मैं n लिख सकती हूँ और यहाँ पे भी n लिख सकती हूँ। अब a की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। Yes. 100 माइनस n इक्वल्स टू 5a और 100 साइन 30 की वैल्यू 50. और इसकी वैल्यू है 20a। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, दो इक्वेशंस आ गई, Add. ऐड कर देते हैं। ऐड ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a चाहिए, हमें n से मतलब नहीं। तो ऐड करते हैं, तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहां से आ गया 50 और ये आएगा 25a। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया, 2 2 आ गया। और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन में हमने करा क्या। अभी तक जो हमारे पास इक्विलिब्रियम केस था उसमें जितना लेफ्ट साइड होता था उतना ही राइट साइड लेते थे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स थे और हमें एक्सेलरेशन पूछा था, मतलब एक साइड का तो फोर्स ज्यादा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमने सारे फोर्सेस बना दिए पूरे डायग्राम, पर वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो हमने वाई डायरेक्शन वाले का फोर्सेस का अगर हम सम निकालेंगे भी तो वो अभी भी 0 ही आएगा। पर एक्स वाले में हमने एक डायरेक्शन कंसिडर कर ली कि ठीक है, मान लेते हैं कि वो इस साइड मूव कर रहा था ए एक्सेलरेशन से, तो उसके हिसाब से अगर हम मैं लेफ्ट वाले राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करूं तो अब वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ मेरे पास फोर्स बच रहा है जो उसे राइट साइड खींच के लेके जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो ये फोर्स क्या हो जाता, 0 होता, ये दोनों बराबर। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी जो डिफरेंट थी। उनमें एक जगह था n21 और एक जगह था n1। तो याद रखना कि ये दोनों इंटरनल रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जितना एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है उतना ही ये वाला लगा रहा है। तो इनकी वैल्यूज हम हमेशा एक दूसरे में पुट कर सकते हैं और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इक्वल ले सकते हैं। दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको? जैसे Yes, Yes. ma'am. अब अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ठीक है ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट नहीं जा रहे, ऊपर नीचे मूव कर, कि ऊपर की तरफ जा रहे, तो कौन से वाला फोर्स ज्यादा होता? इस ऑब्जेक्ट पे इतने सारे फोर्स लग रहे हैं और ये हवा में उड़ने लग गया फिर, NA. जो हाँ करेक्ट, जो ऊपर जाने वाला फोर्स है वो ज्यादा हो जाता Yes, ma'am. कंपेयर टू नीचे। उस केस में क्या होता, एक्स में इक्विलिब्रियम होता पर वाई में नहीं। तो जब तक आपको स्पेसिफाई ना हो कि वो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, आप उसे हॉरिजॉन्टली एक्स के अलोंग ही ले। कोई डाउट है आप किसी को? नो मैम। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए बाद में भी रेफरेंस के लिए है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए। अगर ये नहीं बनाओगे तो सॉल्व नहीं करना। और फ्री बॉडी डायग्राम्स अलग अलग बनाना है, एक का अलग दूसरे का अलग। फिर जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स है उसी के हिसाब से एक्सेस लेंगे। अगर ज्यादा इंक्लाइंड पे है तो इंक्लाइंड लोगे, ज्यादा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है तो उसी के अलॉन्ग, और फिर हम सॉल्व। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ अ टू ब्लॉक सिस्टम इज शोन, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक रिस्पेक्टिवली इज। यहाँ पे फिर से दो ब्लॉक्स हैं और हमें बताना है टोटल कितना फोर्स लग रहा था इस 1 kg वाले पे और 2 kg वाले पे। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. अगर मैं आप लोगों से वैसे पूछूं कि टोटल अभी कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, 6 Newton. 6 न्यूटन लग रहा है। पर अब उसने इसकी वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा कि ये फोर्स का मैं अगर डिफरेंट कर दूं कि इसके ऊपर कुछ पार्ट लग रहा है और बचा हुआ पार्ट इस पे लग रहा है, तो कितना कितना पार्ट है वो हमें बता। तो अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, पहले फोर्सेस देखते हैं, एक बार फिर डायग्राम बना देते हैं। तो 1 kg पे क्या क्या लग रहे हैं? mg डाउन mg.
mg डाउनवर्ड, N नॉर्मल upward. रिएक्शन नो, 6 और Newton 6 Newton 6 न्यूटन इधर, and or 2 kg. ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है ना। फिर 2 kg पे Mg down. mg डाउन, N2 upward. हाँ ये बन रहा है। Yes, ma'am. अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स है 6 न्यूटन का, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है तो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। yes, Yes, ma'am. कि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस कहीं पे मेंशन नहीं, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी। तो हमें पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगी, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे या एक से ही जाएंगे? एक से जाएंगे. एक से ही जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल एक्सेलरेशन है ए। और अगर मैं मान लो कि इन दोनों को भी कंबाइन करूं, तो इन दोनों पे कंबाइंड फोर्स 6 न्यूटन लग रहा है और दोनों का कंबाइंड मास 3 kg. 3। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दोनों पे? 2. 2. 2। और ये किस तरफ लग रहा है? Right side. राइट साइड। कि राइट साइड हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मेरे को फर्स्ट पे फोर्स बताना है और सेकंड पे, तो कैसे पता लगा सकते? Multiply by mass. मल्टीप्लाई बाय मास करके। वो सबसे इजी मेथड है कि हमारे पास यहाँ दोनों ब्लॉक्स है। अब ये भी दो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी दो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब एक्सेलरेशन आया तो उसके लिए कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो हम दोनों का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो फर्स्ट वाले में मेरे पास मास है 1 kg और एक्सेलरेशन क्या है? 2 meter per second square 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मेरे पास आया कि अगर इतना फोर्स उसके ऊपर एक्सटर्नली लगेगा 1 पे, तभी वो इस एक्सेलरेशन से मूव कर सकता। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम निकालना चाहें, तो हमारे पास मास है 2 kg और एक्सेलरेशन चेंज होएगा क्या? no ma'am No, ma'am. एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही, तो यहाँ से हमारे पास 4 न्यूटन आ। अब आप ये भी देख सकते हो कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 6 Newton 6 Newton. नहीं। एक तरीका सॉल्व करने का ये है, दूसरा तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंसिडर करूं, तो मेरे को पता है ये वाला आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जैसे यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट्स थे। तो अगर मैं इसके लिए फोर्स कैलकुलेट कर रही थी तो वो 4 न्यूटन आ रहा, पर क्या इस डब्बे पे कोई एक्चुअली में फोर्स था? ये जो 6 न्यूटन था ये तो फर्स्ट वाले पे लग रहा था ना। yes ma'am और अगर ये 2 kg वाले के ऊपर 4 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब इतना ही कुछ बैकवर्ड भी लग रहा होगा ना। yes ma'am Yes, sir. Yes, ma'am. क्योंकि अगर खाली 4 न्यूटन में लेके चलती तो टोटल 10 न्यूटन हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं कि फोर्स अपने आप बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर 4 न्यूटन से आगे चल रहा है तो 4 न्यूटन पीछे की तरफ लगा रहा है। और मेरे को पता है पूरे सिस्टम में टोटल फोर्स ही 6 न्यूटन है। तो अगर मैं 6 न्यूटन जो राइट साइड लेके जा रहा था उसमें से बैक वाला माइनस करूं, तो वहां से भी हम 2 न्यूटन देख सकते हैं। ये क्लियर है सबको? तो इसमें आप ये भी अगर आपको ट्रिक करना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम ये भी देख सकते हैं 4 + 8 टोटल फोर्स 12 हो गए, तो पॉसिबल नहीं है कि जब लगाई 6 रहे थे तो इतना ज्यादा कैसे हुआ। यहाँ पे 1 + 2 3 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर डी ऑप्शन में 3 + 6 9 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या बचा? ये 2 + 4 6 वाला, तो यही ऑप्शन है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. अगर मेरे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम का केस होता है इसी क्वेश्चन, तो मैं आपसे अब पूछती हूँ कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की, और सौरभ आंसर नहीं करे। 1 kg G.
1 kg जी, मतलब 10 न्यूटन हो गई। Yes, ma'am. अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए कोई और आंसर करेगा कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? 2G। सौरभ आंसर नहीं करेगा, फिर से बोल रही हूँ। 20। 2 kg था, उसको जी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 20 हो गया। अब ना सरिता करेगी, ना सौरभ करेगा, ना साहिल करेगा। प्लीज कोई न्यू स्टूडेंट भी आंसर करो कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम केस है, तो ये जो फोर्स, ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट वाले पे लगा रहा है, ये वाला, उसकी वैल्यू क्या होगी? मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक था 1 kg का, इक्विलिब्रियम है, कुछ एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, तो ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट कुछ फोर्स लगा रहा था, वो कितना था? सुशीला, केशव, शिवम, कोई नहीं बोलेगा? आप लोग सुन नहीं रहे हो या आ नहीं रहा है, ये तो बता दो। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? यस मैम। तो आप लोग ये आंसर बता दो, क्या आएगा? 6। 6 न्यूटन आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम का केस है, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा था उतना ही राइट साइड से लग रहा है। यस मैम। 6 न्यूटन हो गया। और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट सेकंड वाले पे कितना लगाएगा फिर? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन लगाएगा। पर क्या ये पॉसिबल है कि अगर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट सेकंड वाले पे 6 न्यूटन लगा रहा है तो उसके पास तो राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, बैक साइड से? मतलब ये जो यस मैम। सेकंड ऑब्जेक्ट था 2 kg वाला, उसके ऊपर 6 न्यूटन यहाँ से लग तो रहा है, पर मैं इधर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो ये बैलेंस होगा ही नहीं। तो इसके ऊपर ये 6 न्यूटन हमेशा एक्ट करना जरूरी है यहाँ पे, जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव कर। जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा फोर्स आता था इस डायरेक्शन में, जैसे 100 sin 30 डिग्री, जो उसको रोक पा रहा था। अगर ये वाला कोई फोर्स नहीं होता एक्स्ट्रा, तो इस केस में भी ये ब्लॉक्स मूव करते। जैसे यहाँ पे, समझ आ रही है बात सबको? यस यस मैम। मैम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पूछा तो सब लोग ही लीव कर रहे हैं, ठीक है। फिगर शोज 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेबल, इसका मतलब क्या है इनएक्सटेंसिबल? मतलब जो खिंच नहीं सकती है, जो बंधी हुई है, बिल्कुल फिक्स है, आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकती। और लाइट मतलब उसका फिर से मास नहीं लेना है। अ पुलिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बिगर ब्लॉक। कि ये जो 3 kg वाला मास है, उसको ये 10 न्यूटन के फोर्स से हम खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे ये दो चीजें आपने बांध रखी और आप इसे खींचते हुए चलते एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू मासेस इज। हमें टेंशन बताना। तो हमें पता है कि जब ये 3 kg वाला इस 2 kg वाले मास को खींचने की कोशिश करेगा, तो टेंशन किधर लगेगी? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। कि 3 kg वाला इधर खींच रहा है तो वो चाहेगा उधर जाऊं मैं। सिमिलरली ये 2 kg वाला से भी तो ये रस्सी बंधी हुई थी, तो ये चाहेगा कि मैं रस्सी को इधर ही रखूं, तो ये इस साइड खींचेगा लेफ्ट साइड, तो हमारे पास टेंशन राइट साइड लगेगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। अगर ये वाली टेंशन जो 3 kg वाला फोर्स ज्यादा हो जाता जिससे खींच रहा था, तो ये 2 kg वाला मास तो पीछे रह जाएगा, रस्सी निकल के आगे आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अगर ये 2 kg वाला ज्यादा जोर से खींचेगा तो रस्सी फिर से निकल जाएगी ऐसे। अब हमें बताना है कि इनके बीच में टेंशन कितनी लग रही है। यहाँ पे जो टी है उसकी वैल्यू बताना। तो फिर से हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और सारे फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे। जब 10 न्यूटन वाला लेंगे उसके भी दोनों कंपोनेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे।
ये वाला जैसे हो जाएगा 10 cos 60 और ऊपर वाला हो जाएगा 10 sin 60। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें यहाँ पे फिर से वही देखना है कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कौन सा है, अपवर्ड कौन सा है, क्या कुछ लेफ्ट से लग रहा है, क्या कुछ राइट से लग रहा है, और फिर ये टेंशन कैलकुलेट करना है। इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं करना है, हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब ये बताओ कि जब हम खींचेंगे तो क्या ये दोनों एक्सेलरेट होंगे? वो छोटे बच्चों की ट्रेन आती है ना, जिसको पकड़ के खींचते हैं तो वो पूरी की पूरी खींचती आती है, देखिए। या फिर एक रस्सी से आप कुछ बांध दो यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स वगैरह, और आप यहाँ से खींच रहे हो, ये सारी की सारी पीछे आएंगी ना आपके, यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। अगर ये पीछे नहीं आ रही है तो मतलब अगर रस्सी टूट रही है तो क्या हुआ, टेंशन कमजोर पड़ गई, पर ये टेंशन स्ट्रांग है तभी ये सारी की सारी बन के आती है, ताकि रस्सी ना टूटे। तो हम ये सारे कंसेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट ये सिंगल क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ट्राई करके आओ। कर सकते हो ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हम ये नेक्स्ट क्लास में सब लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, पर एक बार आप ट्राई करके आओ। और कोई डाउट है अभी किसी को? No, ma'am.